नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और हमारे साथ, जैसा आप देख ही रहे हैं, जाने माने क्रिकेटर, कोच और क्रिकेट समीक्षक, लेखक। जितनी इनकी तारीफ की जाए उतना कम है और तारीफ मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम वो चीजें देखते हैं जो मैदान पर हो रही है। और सर की एक खूबी है, श्री संदीप जोशी सर, इनकी एक खूबी है कि ये पहले से प्रेडिक्ट करके हमें बता देते हैं। और कैपिटल हेडलाइंस पर हमने और हमारे जितने भी देखने वाले हैं वो लगातार देख रहे हैं। चाहे वर्ल्ड कप जो इंडिया ने 2024 में जीता उसके बारे में हम बात करें, क्रिकेट सीरीज के बारे में बात करें और इस सीरीज के बारे में भी इनके तमाम प्रिडिक्शंस। और जिस तरह से रोहित शर्मा ने ऑप्ट आउट किया, और जब हम परसों यानी मैच के सिडनी टेस्ट के पहले दिन सर से बात कर रहे थे, जो बातें इन्होंने बताई लगभग वही बातें जब हमने इंटरव्यू में सुनी रोहित शर्मा, उन्हीं बातों को हमें ऐसा लगा कि वो दोहरा रहे हैं उन्हीं बातों को, क्योंकि वो खिलाड़ियों के मनोभाव को सर बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। सर, मैं इस पूरी सीरीज पर आपसे बात करूंगा, केवल सिडनी टेस्ट नहीं, क्योंकि सिडनी टेस्ट तो भारत हार गया। हमें लग रहा था कल तक भी कि कोई संभावना बन सकती है और भारत जीत सकता है। मैं आपसे बात की शुरुआत करूं उससे पहले मैं सिर्फ 1-1.5 मिनट में एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देना चाहता हूं। It's a tough sport played by tough men. You can't be that soft. भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में अगर इम्तहान टफनेस का ही था तो गौतम गंभीर की टीम पिछड़ गई। गंभीर, रोहित शर्मा और उनकी टीम के पास रिकी पॉन्टिंग को गलत साबित करने का मौका था। पॉन्टिंग ने सीरीज शुरू होने के पहले ही भविष्यवाणी की थी, ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की सीरीज 3-1 से जीतेगा। सिडनी टेस्ट को 6 विकेट से जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने इस दावे को सच कर दिखाया। पर्थ में भारत ने जीत हासिल की थी। एडिलेड में खेले गए पिंक टेस्ट से ऑस्ट्रेलिया हावी हो गया। ब्रिस्बेन में मुकाबला ड्रॉ रहा। मेलबर्न और सिडनी में भी कड़ी टक्कर हुई, लेकिन सीरीज ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। इस बीच कमजोरियां उजागर होती रहीं। आर अश्विन ने बीच सीरीज में संन्यास ले लिया। सिडनी टेस्ट के पहले कप्तान रोहित शर्मा ने ऑप्ट आउट कर लिया। नतीजे सही रहते तो बात कुछ और होती, लेकिन अब सवाल हैं और कोच बचाव की मुद्रा में है। एक कैप्टन भी नहीं, अगर एक लीडर ने ये सोचा, टीम को अपने से आगे रख के ये निर्णय लिया, ये डिसीजन लिया, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई खराबी है। सेंसिबल आदमी हूँ, मैच्योर्ड आदमी हूँ, 2 बच्चे का बाप हूँ, तो मेरे पास थोड़ा सा दिमाग है कि मेरे को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करता हूँ कि सब जिम्मेदार होते हैं। कोई इंडिविजुअल को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते। क्या आप गौतम गंभीर को ऑप्ट आउट करने की ऑप्शन दे देंगे? दो ही हेड है ना, एक कप्तान है और एक टीम मैनेजर है। आप नहीं देंगे, वो भी इन द मिडल ऑफ द सीरीज। रोहित शर्मा का डिसीजन कुछ भी होना था, क्योंकि वो 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो डज द बोर्ड प्रेसिडेंट। अगर कोई डिसीजन होना था वो बिफोर द सीरीज या सीरीज के बाद में होना था। हमारी आसिंग राजा गिरता है ना शतरंज में, खेल खत्म हो जाता है। I'm not saying that cricket is similar, no, but the great players need to be respected and treated in spite of the fact that he has wished to opt out. कोई फर्क नहीं पड़ना था। सर, भारत 2 बार सीरीज जीत के आया था ऑस्ट्रेलिया से और इस बार भी बहुत सारे लोग, हमारे जैसे बहुत सारे लोग मानते थे कि हमारे पास वो टीम है। न्यूजीलैंड से हम हार के गए थे, लेकिन फिर भी जीत सकते थे ऑस्ट्रेलिया में। और रिजल्ट का जो स्कोर लाइन है वो भले ही 3-1 हो, लेकिन ये सीरीज बहुत करीबी थी और शायद भारत जीत भी सकता था। तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि जो सीरीज हम जीत सकते थे वो आखिर हारे कैसे। सभी देखने सुनने वालों को नमस्कार। और बहुत विशेषणों से जीवन नहीं चलता, इसलिए उसके लिए भी धन्यवाद। मैं ये मानता हूं कि जैसे इतिहास अपन सबको ये समझ है कि कितनी परिस्थिति, स्थिति और जो भी उस दौर में घटता है वो उस इतिहास बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन अपन इतिहास पढ़ते क्या है? अपन इस इतिहास ये पढ़ते हैं कि उनमें जो अच्छा किया या बुरा किया, यानी हीरो और नकारात्मक खलनायक ही ढूंढते हैं अपन। तो इसलिए मैं इतिहास में मेरी कोई रुचि नहीं रहती है। अपन पिछली 2 श्रृंखलाओं में जो अपन ने किया था वो अच्छा है, वो दर्ज है, सब वो देखा जा सकता है। लेकिन इस बार जो अपन ने किया वो भी आने वाले समय के लिए दर्ज हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि खेल जो है उसको एक
खेल के तौर पर और कई परिस्थितियों का एक साथ जमावड़े को जब वो होता है और फिर जो उसका निर्णय निकलता है वो इतिहास बनता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं और अपन मैच के मुजरिम को तलाशेंगे नहीं, जो मैं पहले भी कहता रहा हूं कि उसमें पढ़ने की अपनी कोई रुचि नहीं रहती है, लेकिन हाँ, स्थितियां और परिस्थितियों को आकलन होना चाहिए ताकि अपन आगे के लिए सुधार कर सकें। तो मेरा जो एक दो जो मुख्य बातें हैं जो क्रिकेटिंग परिपेक्ष में अपन मान सकते हैं वो ये है कि अपनी जो 20 विकेटें लेकर टेस्ट मैच जीतने की जो तैयारी थी वो बुमराह के अलावा कमजोर सिद्ध हुई। यानी कि सिराज ने जरूर दमखम बहुत दिखाया, बहुत जी जान लगाया, लेकिन इन दोनों के अलावा अपनी जो 2-3 गेंदबाज और ऐसे चाहिए थे जो इनको पूरा समर्थन करते, इनको पूरा आराम भी देते और विकेटें भी बीच बीच में वो लेते। एक तो वो नहीं था। दूसरा, अपनी एक सिर्फ अच्छी ओपनिंग पारी के पूरी टेस्ट सीरीज में अपनी ओपनिंग शुरुआत जो सलामी बल्लेबाजी है वो नहीं हुई अच्छी। अब आप टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं और इन दो बातों को यानी 20 विकेटें और सलामी बल्लेबाजी को नकारते हैं तो अपन श्रृंखला में जहां आज हैं वहीं पे अपन रह सकते थे। और गावस्कर का गुस्सा होना, अपने जज्बात दिखाना मैं बिल्कुल सही मानता हूं, क्योंकि वो ये काम भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर बरसों बरसों तक करते रहे। तो ये सब चीजें देखते हुए अपन आगे और बात करेंगे। जी जी सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि सवाल तब उठते हैं ज्यादा जब आप जो आपका पोटेंशियल होता है अगर आप उस पर नहीं खेलते, क्योंकि इंडियन टीम के पास सब लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और जैसा हमने सीरीज में देखा, यशस्वी जायसवाल जो बिल्कुल नौजवान खिलाड़ी हैं, आप उनकी लगातार तारीफ करते रहे हैं। जब वो इंडियन टीम में नहीं खेल रहे थे उसके पहले से आप उनके बारे में लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं, और हमने भी आपको सुन के ही उनको ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू किया। वो इस सीरीज में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। नीतीश रेड्डी नंबर 2 पर आते हैं, और विराट कोहली की अगर एक सेंचुरी निकाल दी जाए तो उनके खाते में ज्यादा रन नहीं बचते हैं। रोहित शर्मा जो कप्तान है, और जिस ओपनिंग पेयर की आपने बात की वो सेटल ही नहीं था। तो जब आप इतनी बड़ी सीरीज की तैयारी करके जाते हैं और आपके पास दिमाग में चीजें सेटल नहीं होती हैं, तो ये गड़बड़ किसकी है? टीम मैनेजमेंट की गड़बड़ है या इंडिविजुअल प्लेयर्स की गड़बड़ है? प्लानिंग में कोई दिक्कत है या मान के चल रहे थे कि हम जीत ही जाएंगे? देखिए, दो साधारण आंकड़े अपन देखते हैं। एक तो ये कि 351 रन किए यशस्वी जायसवाल ने और 448 रन किए हेड ने, ट्रेविस हेड ने। इन ट्रेविस हेड के अलावा 2 शतक स्मिथ ने भी मारी। अपनी तरफ से 1 शतक नीतीश ने मारी और 1 विराट ने मारी। लेकिन जो रन 400 रन 2 खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के लिए किए और अपनी तरफ से एक ने सिर्फ 351 करे और बाकी 200 तक रह गए। और ये तो बल्लेबाजी हो गई। दूसरी तरफ गेंदबाजी में बुमराह ने जरूर 32 विकेट लिए, लेकिन जहां कमिंस ने 25 विकेट लिए, वहीं पे बोलैंड ने 19 विकेट लिए। यानी कि जैसे जीवन में चलता है, साझेदारी में ही चलना चाहिए क्रिकेट भी, लेकिन अपनी तरफ से बहुत साझेदारियां नहीं निभा पाए। एक ने जरूर 2 टेस्टों में रन किए, लेकिन बाकी जगह सबका योगदान होना चाहिए। एक टीम, सफल टीम वही होती है जब अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक सब अपना अपना योगदान देते हैं। भारतीय टीम में योगदान सब तरफ से थोड़ा थोड़ा कम रहा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थोड़ा थोड़ा भारतीय टीम से ज्यादा रहा। तो ये तो एक आसान आंकड़ों से अपन देख सकते हैं कि अगर योग्यता, परफॉर्मेंस, क्षमता पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा अगर
21 थी तो अपन 19 रहे। यहीं पे जो मुख्य मुद्दा आता है कि जो आपका नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो आपको कहाँ तक मोटिवेट करे या कहाँ तक आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए, ताकि जिसकी क्षमता 19 भी है वो 21 तक अपनी क्षमता दिखा जाए। तो वो चीज में मुझे लगता है थोड़ी कहीं ना कहीं कमी रही, जो कि साफ भारतीय टीम की परफॉर्मेंस में वो ऑस्ट्रेलिया में दिखी। उसको अपन कैसे भी मान लें, अपन ये मान लें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने क्रिकेट जीवन की ढलान पर हैं, आंखें उनकी कमजोर हो रही हैं, बढ़ती उम्र हो रही है, या बहुत युवा कोच बना दिए गए हैं जिनको बड़े बड़े चीजों में फैसले लेने, वो राजनीति से बेशक आए हों, लेकिन राजनीति से जीवन के फैसले नहीं होते हैं, राजनीति में तो जुमलेबाजी ज्यादा होती है। इसलिए खेल में इतने युवा कोच को लाकर अपन ये भारतीय टीम में उनको लीडर बनाने की जो कोशिश थी वो सफल रही क्या, ये सवाल अपने सबके लिए है। और वहीं पे इन दोनों खिलाड़ियों के लिए भी जो अपनी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, उन्होंने बाकी खिलाड़ियों को कितना आत्मविश्वास या मनोबल दिया, वो भी एक दूसरा सवाल है। जी सर, मैं कोच के मुद्दे पर ही आना चाहता हूं, क्योंकि 2 दिन से बहुत ट्रोल हो रहे हैं गौतम गंभीर। मेरा इरादा उनको कोई ट्रोल करने का नहीं है, क्योंकि पहले हम भी मैच के मुजरिम तलाशते थे, लेकिन आपके साथ रहने का एक असर मेरे पर ये आया है कि हमने वो मुजरिम तलाशना बंद कर लिया है। लेकिन जो बातें हैं उन पर सवाल होने चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो बातें होनी भी चाहिए, वो बातें आनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं कि ये सेम टीम थी, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, गौतम गंभीर आ गए हैं बस रोहित माफ कीजिएगा राहुल द्रविड़ की जगह। इसमें यह बताया जा रहा है कि श्रीलंका से आप कई दशक के बाद सीरीज हारते हैं, जहां से उनका टेन्योर की शुरुआत हुई थी वनडे सीरीज। इसके बाद आप न्यूजीलैंड से घर में हारते हैं, 86 के बाद पहला टेस्ट हारते हैं, और 32-36 साल के बाद आप पूरी सीरीज हार जाते हैं। उस सीरीज में भी आप 46 रन पर आपकी टीम आउट हो जाती है, और 12 साल से जो घर में आपके अजय रहने का सिलसिला था वो टूट जाता है। यहां ऑस्ट्रेलिया में आप जीत रहे थे, वो भी आपका एक सिलसिला टूट जाता है। एक आपका स्टार बॉलर, आप उसको कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि वो सिडनी टेस्ट तक वेट करे, जबकि आपके जैसे कई दिग्गजों को मैंने सुना, उन्होंने कहा था कि सिडनी में हम 2 स्पिनर खिला सकते हैं, वहां अश्विन हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है। सबको मालूम था ये 5 मैचों की सीरीज है। वो चले जाते हैं कप्तान ने ऑप्ट आउट खुद किया। आप भी कह रहे थे परसों के कार्यक्रम में, आपने कहा कप्तान ने खुद इस बात को दोहराया। लेकिन सिद्धू साहब जैसे बड़े लोग यही कह रहे हैं कि बीच रेस में घोड़ा नहीं बदला जाता, और तमाम लोग सवाल कहीं ना कहीं गंभीर साहब पर उठा रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि एक बड़ा चित्र होता है, और उसमें और मैं इसको और थोड़े आध्यात्मिक पैमाने पर ले जाऊं तो सब धर्मों में ये कहा गया है कि जितने लोग हैं उतने धर्म हो सकते हैं, क्योंकि जो उनको अपने मानना है, अपने को समझना है, उसके लिए जितने चाहें उतने तरीके हो सकते हैं। तो इसलिए जो एक बड़ा चित्र होता है उसमें जो देखना, समझना, बोलना चाहता है, वो उसको उस पर बोलने की पूरी आजादी है। इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं कि जितने मुंह उतनी बातें होंगी ही और होती रही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चीजों को सुखमय दृष्टि से देखने का एक पहलू भी होना चाहिए कि आप सृष्टि तो अच्छी है, सूरज उग रहा है सब जगह, धूप खिली हुई है, ठंड है, वो सब चीजें हैं, लेकिन उसको आप लेते कैसे हैं कि किसी को तो ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, गर्मी में गर्मी ज्यादा लगती है, तो वो सब देखने के
नजरिए हैं अपने अपने, और उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल आनंद में देखे जा सकते हैं। लेकिन जो जो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों का को देखकर आगे के नए सवाल खड़े होते हैं, वो तो नकारे जा ही नहीं सकते हैं, तो वो तो देखने ही चाहिए। मेरा ये एक और सवाल है जो इसी से जुड़ा है कि ऐसा क्या हुआ कि गौतम गंभीर को राजनीति पसंद नहीं आई और उन्होंने पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट में सिटिंग एमपी होने के नाते उन्होंने तय किया कि मैं भारतीय टीम का कोच होऊंगा। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर वो हो जाए तो, लेकिन उनकी क्षमता, योग्यता, उनका मनोभाव, उनका विचार, उनकी सोच, वो कैसे अपन रातों रात या कुछ महीनों में या कुछ एक साल में बदल सकते हैं। तो मैं ये इसको देखता हूं कि कहीं ना कहीं उम्र का, जैसे एक खिलाड़ी की उम्र होती है कि वो तय करना शुरू करता है कि मेरे को कब खेलने से मुक्त होना है, तो ये भी एक उम्र होती है कि आप जब चीजों को एक विस्तार से, एक आध्यात्मिकता में देखना शुरू करते हैं, और वो भी उम्र से ही आता है। यानी कि वो अभी मेरे हिसाब से गौतम गंभीर को भारतीय टीम का कोच होने की बहुत जल्दी थी, बहुत अभी रुकना चाहिए था। एक उम्र दराज को जो सब चीजों को ले सकता है, सब खिलाड़ियों को साथ लेके चल सकता है, उसको ही कोच बनाना था। तो ये तो एक मतलब मेरा अपना नजरिया है, उसमें कई और भी मुद्दे जुड़ सकते हैं, और ये मैं पहली दिन से कह रहा हूं कि उसकी अभी ये गौतम गंभीर ने खुद के आत्मविश्वास में ये बहुत जल्दी करी। तो इसलिए ये जो एक चित्र होता है अपन देखते हैं उसको, वो कितने भी तरीके से अपन देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस उसमें ये होना चाहिए कि आप मुजरिम ही ढूंढने ना निकलें, और दूसरी बात कि आप सृष्टि को अच्छे से देखें, दृष्टि अपनी सृष्टि को देखने की अच्छी रहे। जी जी सर, ये बहुत बढ़िया आपने बात कही कि दृष्टि जो है सृष्टि को देखने की अच्छी रहे। और बहुत सारे लोग एक व्यक्ति को बहुत अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं, उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। अगर आज उन्होंने गेंदबाजी की होती तो लोग मान रहे थे कि शायद सिडनी में भी नतीजा कुछ और होता, और पर्थ से लेकर सिडनी तक लोगों ने देखा और उन्होंने जो कमाल किया है, बेदी पाजी का रिकॉर्ड 77 का उन्होंने तोड़ा है, जिन्होंने 31 विकेट लिए थे। बुमराह 32 विकेट लेने में कामयाब रहे, और कमाल का उनका प्रदर्शन है। उनके बारे में जरूर मैं आखिरी में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कई लोगों को लगता है ये सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बुमराह थी। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये तो अब दुनिया में जग जाहिर हो गया है, और सब ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज भी खेलने वाले खिलाड़ी, बोलने वाले खेल पर सब कह रहे हैं कि जो 20 से नीचे उनकी एवरेज आ गई है बुमराह की, उसने उनको दुनिया का अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मान लिया है। यानी कि ऑल टाइम ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स जो हैं, क्योंकि 20 से नीचे 19 से नीचे किसी की एवरेज नहीं रही है। उनमें माइकल होल्डिंग हो, एंडी रॉबर्ट्स हो, डेनिस लिली हो, मैल्कम मार्शल हो, रिचर्ड हेडली हो, सबको देख ले, अपने कपिल देव हो। तो वो चीज जो है, उस सिर्फ एक आंकड़े ने उसको जसप्रीत बुमराह को उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां कोई भी इस समय विश्व का तेज गेंदबाज नहीं है। तो ये तो बिल्कुल एक अपने आप में, और मैं इसका श्रेय देता हूं बुमराह के चरित्र को, क्योंकि जो वो अपना खेल से, अपने भाव से, अपने अंदाज से, अपने चाल चलन से जो वो दृश्य दिखाते हैं हमको, हमारी दृष्टि भी उतनी ही खेल के प्रति हो जाती है, अच्छी हो जाती है। और उनको देखते हुए उनकी जो भी अपारंपरिक उनकी
शैली हो गेंद करने की, बड़ा विचित्र सा एक्शन हो, और ऐसा माना जा रहा था कि ऐसा उनका एक्शन है, वो 1 या 2 साल से ज्यादा क्रिकेट खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका बहुत मिक्स्ड एक्शन है। लेकिन उसके बावजूद आप देखो कि उन्होंने इतने साल खेले और इतना अच्छा भारतीय टीम को जिताते रहे हैं, और उसके बावजूद अभी भी वो चल रहे हैं, 31 साल के हो गए हैं। तो अब ये देखना है कि और कितने साल बुमराह भारतीय क्रिकेट का को सम्मान और शिखर पर लेकर जा सकते हैं। तो उनको तो जितना अपन तारीफ करें, सल्यूट करें, वो कम ही है उनके लिए। जी जी सर, और इस सीरीज में जो इकलौता मैच भारत ने जीता वो बुमराह की कप्तानी में ही जीता और कमाल का उनका प्रदर्शन रहा। सर आपने बहुत ही अच्छे से इस सीरीज की पूरी समीक्षा की, और निश्चित तौर पर जो देखने वाले हैं, जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं, उनको सीखने का काफी मौका रहा होगा। और मैं एक अच्छी खबर चलते चलते शेयर करना चाहता हूं कि हमारा जो सहयोगी चैनल है, यूट्यूब चैनल कैपिटल रेडियो अयोध्या, उसके ऑडियो पॉडकास्ट के 100 अंक पूरे हो गए हैं। आज सुबह 100वां अंक हमने प्रसारित किया, जिसमें राम कथा सुनाते हैं हम, भगवान राम की, अयोध्या की बात करते हैं, और भगवान राम जिस तरह से आप बताते हैं कि उनके चरित्र की सुंदरता है, मर्यादा पुरुषोत्तम वो कहलाते हैं। और आज हमने जो कथा सुनाई वो भगवान राम ने शिव जी का जो धनुष भंग किया था उसकी कथा सुनाई है, और उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा किया हुआ है। अगर हमारे देखने वाले उसको सुनना चाहते हैं तो जाकर सुन सकते हैं। सर बहुत बहुत आभार आपका। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और 100 सैकड़े से अपन 1000 पे जाएंगे। जी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।